ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह। 10 बजे की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ हाजिर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली धमाके से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। धमाके से पहले दिल्ली में 13 दिन घूमा आतंकी उमर। 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक के सीसीटीवी फुटेज से यह खुलासा हुआ है। 9 और 10 नवंबर को दिल्ली के कई इलाकों में गया था उमर। इंडिया गेट, कर्तव्य पथ भी गया था डॉक्टर उमर। कनॉट प्लेस, रेल भवन भी गया था आतंकी उमर। तो 31 अक्टूबर से 8 नवंबर तक गायब रहा था उमर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में भी गया था उमर। मयूर विहार और निजामुद्दीन में घूमता रहा था उमर। लुटियन जोन में भी कार लेकर घूमा था उमर। माना यही जा रहा है कि वो ऐसी जगह की तलाश में था जहां से वो धमाका करे तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, और इसके लिए वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूमता रहा था। ये बड़ी जानकारी मिल रही है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी ये सारी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं। तो जो अहम इलाके जहां वो घूमता रहा है, 29 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक के सीसीटीवी फुटेज से यह खुलासा हुआ है। 9 और 10 नवंबर को दिल्ली के कई इलाकों में गया था। इंडिया गेट, कर्तव्य पथ भी गया था डॉक्टर उमर। कनॉट प्लेस, रेल भवन भी गया था आतंकी उमर, जिसने चांदनी चौक के पास गाड़ी में ब्लास्ट किया। वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूमा था। कई वीआईपी इलाके थे। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, ये बेहद भयावह जानकारी मिली है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बेखौफ घूम रहा था और कहीं ना कहीं सीधे वो रेकी कर रहा था कि किस जगह पर उसे अटैक करना है। जी बिल्कुल, देखिए चंदन, सीधे तौर पर एबीपी न्यूज ने पहले ही ये जानकारी बताई थी अपने दर्शकों को कि जो डॉक्टर उमर है, पूरी दिल्ली में जिस तरह से उसके सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, उस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ये जरूर तय है कि डॉक्टर उमर ने दिल्ली के तमाम इलाकों में, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट हो, साउथ वेस्ट हो या सेंट्रल दिल्ली हो, इन तमाम इलाकों में बाकायदा उसकी गाड़ियों की फुटेज दिल्ली पुलिस ने कैप्चर की है और दिल्ली पुलिस के पास वो डेटा भी है। करीब 200 सीसीटीवी फुटेज जो है वो दिल्ली पुलिस ने इकट्ठा भी किया था और उन तमाम सीसीटीवी फुटेज में ये देखा जा रहा है कि डॉक्टर उमर दिल्ली के तमाम जो व्यस्ततम इलाके हैं, जो ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, उन तमाम इलाकों में उसकी गाड़ी को देखा गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर उमर ने पूरी दिल्ली में जो बड़े बाजार हैं या जो व्यस्ततम इलाके हैं, उन इलाकों में उसने रेकी नहीं की है। हर जगह पर उसने रेकी की है और रेकी करने के बाद वो सुनहरी मस्जिद, जो फिलहाल लाल किले का जो सुनहरी मस्जिद है, वहां पर उसने फिलहाल गाड़ी पार्क की और इंतजार करता रहा कि कब 6 या 6:30 बजे का समय हो, जब बहुत ज्यादा भीड़ हो, अंधेरा हो, लोग उसे देख ना पाए, और उसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल लाल किले की अगर बात करें चंदन, तो देखिए अब लाल किला फिलहाल पूरी तरीके से जो सुभाष मार्ग था उसको पूरे तरीके से खोल दिया गया है। यही ब्लास्ट साइट है। आप देख भी सकते हैं कि जब ये ब्लास्ट हुआ था चंदन, तो जो सड़कें हैं उनकी हालत क्या हो गई थी। सबसे बड़ी बात है, देखिए जो सड़कें थी उनकी हालत क्या हो गई थी। तो अब कहीं ना कहीं जो फॉरेंसिक टीम है, उन्होंने एफएसएल की जब तमाम जो सबूत है वो उन्होंने इकट्ठा कर लिया है और अब इस रास्ते को खोल दिया गया है। और इसका एक मैसेज साफ है, ये एक संदेश साफ है कि भारत को इस तरीके से, जिस तरह से तमाम लोग जो साजिश रचते हैं उनसे कोई फर्क पड़ेगा वो नहीं है। भारत किसी से डरता नहीं है और शायद यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में जांच एजेंसी चंदन लगातार आगे बढ़ रही है। जांच एजेंसियों ने डॉक्टरों के इस टेरर मॉड्यूल को क्रैकडाउन करने की दिशा में 70 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जो जांच एजेंसी है उनको अहम सबूत भी मिल रहे हैं। कई लोगों को डिटेन भी किया गया है, चाहे वो मुजम्मिल हो, आदिल हो, शाइना। बिल्कुल, लोगों को डिटेन किया गया है और पूछताछ की जा रही है, लगातार इसकी पड़ताल की जा रही है। सुशील, आप हमारे साथ बने रहें। एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली धमाके में इस्तेमाल कार का नया वीडियो भी सामने आया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में दिखी है i20 कार। 30 अक्टूबर का बताया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज। इस सीसीटीवी फुटेज में यूनिवर्सिटी में कार आते जाते दिखी है। यह बड़ी खबर मिल रही है। तो जिस i20 कार से चांदनी चौक इलाके में ब्लास्ट किया गया था, उसका एक और नया वीडियो सामने आया है। 30 अक्टूबर का यह बताया जा रहा है वीडियो। अल-फलाह यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी जहां के डॉक्टर्स आतंकी टेरर नेटवर्क बनाने में शामिल पाए गए हैं, और सीसीटीवी फुटेज में यूनिवर्सिटी में यह कार आते जाते दिखी है। अब इस गाड़ी की पूरी जन्म कुंडली निकाली गई है और इसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी में गाड़ी आती जाते हुई नजर आ रही है। 30 अक्टूबर का यह वीडियो बताया जा रहा है। धमाके वाली ये गाड़ी नजर आई थी। इसी के अंदर ये ब्लास्ट के लिए जो विस्फोटक था वो रखा गया था, जो कि चांदनी चौक इलाके में बेहद व्यस्त सड़क पर फटा था। इसमें 13 लोगों की जान गई और
30 अक्टूबर का यह सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल सुशील यह भी उठता है कि गाड़ी लेकर के और विस्फोटक लेकर के यह घूमता रहा था शख्स, लेकिन पूरी राजधानी में घूमता रहा और कहीं भी चेकिंग के दौरान ऐसा कहीं नहीं हो पाया कि उसको ट्रेस किया जा सके या रोका जा सके। तो कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में जो चेकिंग की व्यवस्था है इसको शायद और दुरुस्त करने की जरूरत है। देखिए चंदन, बिल्कुल दुरुस्त करने की जरूरत है और न केवल दुरुस्त बल्कि मुस्तैद होने की जरूरत है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब 10 नवंबर को इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस फरीदाबाद पुलिस के द्वारा किया गया था, उसमें सीधे तौर पर उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर उमर, वो फिलहाल फरार चल रहा है और हमें उसकी तलाश है। इसके बावजूद भी अगर दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर हैं उन पर चौकसी बढ़ा दी जाती और अगर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी जाती तो शायद इस प्रकार की वारदात को रोका जा सकता था, इस बम ब्लास्ट को रोका जा सकता था। लेकिन बिल्कुल ये वही सवाल है जो कि अब कहीं ना कहीं इसके जवाब ढूंढने होंगे कि आखिर पहले उसे ट्रेस क्यों नहीं किया गया। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली धमाके की जांच से जुड़ी हुई। धमाके वाली जगह पर 9mm पिस्टल के 3 कारतूस मिले हैं, 2 जिंदा कारतूस और 1 खाली खोखा मिला है। 9mm पिस्टल जो कि बेहद आधुनिक पिस्टल मानी जाती है और आम लोगों के लिए यह उपलब्ध नहीं होती है। आमतौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को ही 9mm की पिस्टल मिलती है और धमाके वाली जगह पर 9mm पिस्टल के 3 कारतूस मिले हैं, 2 जिंदा कारतूस हैं और 1 खाली खोखा मिला है। यह बड़ी जानकारी मिल रही है। तो धमाके वाली जगह पर 9mm पिस्टल के 3 कारतूस मिले हैं, यह बड़ी खबर। एबीपी न्यूज ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में तस्वीरें भी दिखाई थी, वहां पिस्टल के कार्ट्रिज मिले थे और इसमें 3 9mm पिस्टल के कार्ट्रिज मिले हैं। बेहद आधुनिक हथियार माना जाता है, काफी मारक पिस्टल ये मानी जाती है और ये सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के पास अवेलेबल होती है। आम लोगों के लिए 9mm की पिस्टल आमतौर पर अवेलेबल नहीं होती है और उसके कार्ट्रिजेस धमाके वाली जगह पर मिले हैं। 3 कार्ट्रिजेस मिले हैं जिसमें 1 खोखा था यानी यूज था और 2 जिंदा कारतूस मिले हैं यानी कि वो इस्तेमाल किए जा सकते थे। तो ब्लास्ट के बाद से लगातार पड़ताल की जा रही है और इसमें जो जानकारी निकलकर सामने आई है, न सिर्फ विस्फोटक बल्कि गोलियां भी वहां पर मौजूद थीं, 9mm पिस्टल की गोलियां थीं। दिल्ली धमाका केस में सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है। इस मामले में हवाला एंगल से जांच में जुटी है एजेंसियां। डॉक्टर उमर, मुजम्मिल और शाहीन के पैसों की जांच कर रही है एजेंसी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। शुरुआती जांच में 20 लाख रुपए के लेन देन के सबूत मिले हैं। ये पैसे डैश के हैंडलर से मिलने की एजेंसियों को आशंका है। हवाला के जरिए उमर और मुजम्मिल के अलावा शाहीन तक ये पैसा पहुंचा था। करीब 3 लाख रुपए फर्टिलाइजर खरीदने में खर्च हुए थे। फर्टिलाइजर जो कि अमोनियम नाइट्रेट भी इसी तरह यूज होता है, केमिकल है और 3 लाख रुपए खर्च किए गए थे फर्टिलाइजर खरीदने में। बाकी पैसे का क्या इस्तेमाल किया गया था, यह बड़ा सवाल है। इन सब के बीच हमारे सहयोगी मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, 20 लाख रुपए के लेन देन की बात सामने आ रही है, 3 लाख रुपए फर्टिलाइजर खरीदने में यानी जिसको शायद विस्फोटक बनाने की तैयारी थी, ऐसे में 17 लाख रुपए का लेन देन कहां हुआ, यह भी एक जांच का विषय होना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जो एजेंसीज हैं वो अब हवाला एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। डॉक्टर उमर, मुजम्मिल और शाहीन के पास जो पैसे मौजूद थे उनको लेकर के जांच की जा रही है और शुरुआती जांच में जांच एजेंसी को ये पता चला है कि इनके पास 20 लाख रुपए थे, 20 लाख रुपए होने के सबूत मिले हैं और ये भी जानकारी जांच एजेंसियों को ऐसी मिल रही है, आशंका जताई जा रही है कि ये पैसे जो है वो जैश के हैंडलर से इनको हो सकता है मिले हों और यही वजह है कि हवाला कनेक्शन की जो जांच है वो एजेंसी कर रही है। जांच में ये भी सामने आया कि 3 लाख रुपए का फर्टिलाइजर इन्होंने खरीदा था। इतना ही नहीं, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पैसे को लेकर के डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन में विवाद भी हुआ था और ये जो सब लीड है वो मुजम्मिल से पूछताछ के बाद एजेंसियों को मिली है। तब एजेंसी की जो इन्वेस्टिगेशन है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है और हवाला एंगल की भी इस पूरे मामले में। बिल्कुल मनोज, इसके अलावा जो ब्लास्ट स्पॉट पर कार्ट्रिजेस मिले हैं 9mm पिस्टल के, क्या जानकारी मिल रही है? क्या ये उमर के पास के ही थे कार्ट्रिजेस या फिर कोई और इसमें एंगल भी निकल कर आ रहा है? देखिए, जो स्पॉट के पास से 9mm कैलिबर के जो 3 कारतूस मिले हैं जिसमें से दो जिंदा कारतूस थे और 1 खाली खोखा मिला है, इसकी इन्वेस्टिगेशन अब जो है वो टीम कर रही है क्योंकि
ये जो 9mm का कारतूस होता है, आपको बता दूं कि इसे कोई आम नागरिक इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये जो कारतूस है या तो फोर्सेस के पास होता है या फिर स्पेशल परमिशन वाले लोगों को ही मिलता है। और सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में यह है कि स्पॉट से कोई भी ना ही पिस्तौल मिली है, ना ही पिस्तौल का कोई पार्ट मिला है। तो आखिरकार ये कारतूस यहाँ पर कैसे पहुंचे, क्या ये उमर की गाड़ी में ही थे, क्या और भी कोई शख्स वहां पर मौजूद था? तो तमाम एंगल से इस पूरे मामले की अब बहुत शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के सोनभद्र में खनन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। खदान धंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। अब तक 2 शव बरामद किए गए हैं। मलबे में करीब 15 मजदूरों के अभी भी दबे होने की आशंका है। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, खदान धंसने से बड़ा हादसा हुआ है। यूपी के सोनभद्र में ये भीषण हादसा हुआ है जिसमें 2 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 1 शव अभी नहीं मिला है और इसके अलावा 15 मजदूर अभी और दबे हुए हो सकते हैं, जिनको रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की ओर से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़ा खदान हादसा हुआ है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ब्लास्ट साइट की, जहां पर हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह खदान का इलाका है और यहां पर खनन का काम चल रहा था, लेकिन इसी दौरान एक भीषण हादसा हो गया। इस मलबे में 3 मजदूरों की दबकर के मौत हो चुकी है। 2 शव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हो सकते हैं, जिनकी संख्या 15 तक बताई जा रही है। उनको रेस्क्यू करने के लिए, सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी वहां पुरजोर कोशिशें कर रही हैं ताकि अंदर जो फंसे हुए लोग हैं उनको सुरक्षित निकाला जा सके। दरअसल ब्लास्टिंग करने के लिए जो ड्रिल किया जा रहा था, उसी दौरान वहां ये भीषण हादसा हुआ है। पहाड़ी दरक गई है। से लगातार जो है उस मलबे को हटाने का काम चल रहा है और बिना रुके चल रहा है। एक व्यक्ति का शव को बरामद किया गया। अभी अन्य लोगों को ढूंढने के प्रयास जारी हैं। और बात करते हैं चुनावी हार के बाद लालू परिवार में बढ़ी दरार की। तेज प्रताप के बाद लालू यादव की दूसरी बड़ी बेटी रोहिणी यादव ने परिवार से नाता तोड़ लिया है और तेजस्वी के साथ साथ उनके करीबी संजय यादव और रमीज पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इसके बाद से परिवार में रार और बढ़ गई है। रोहिणी आचार्य ने बदसलूकी के आरोप लगाए, जिस पर तेज प्रताप यादव भी आग बबूला हैं। तेज की पार्टी जनशक्ति जनता दल की तरफ से पोस्ट में लिखा गया, जिसमें तेजस्वी और उनके करीबियों को नसीहत दी गई है। साथ ही लालू यादव से अपील की गई है। रोहिणी के बयान के बाद लालू परिवार में संग्राम और बढ़ गया है। पहले आपको सुनाते हैं कि पार्टी और परिवार से नाता तोड़ने के बाद रोहिणी आचार्य ने मीडिया से कहा क्या। कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। और रोहिणी को लेकर तेजस्वी के करीबियों पर भड़के तेज प्रताप यादव। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप की पार्टी ने पोस्ट करके कहा कि दिल झकझोर दिया है इस घटना ने। बहन पर चप्पल उठाने वाली घटना से दुखी हूं, मैं सह गया, बहन का अपमान असहनीय है। सुन लो जयचंदो, जनता माफ नहीं करेगी। चंद चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। तेज प्रताप ने आगे लिखा है, पिता इशारा करें तो जयचंदो को जमीन में गाड़ देगी जनता। ये लड़ाई दल की नहीं, परिवार के सम्मान की है। इससे पहले तेज प्रताप यादव भी जब उन्हें पार्टी से बेदखल किया गया था, परिवार से बेदखल किया गया था, तब से वो आरोप लगाते रहे थे कि तेजस्वी कुछ जयचंदों से घिरे हुए हैं और इशारा सीधे सीधे संजय यादव की तरफ था। और अब जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने वही बात खुलकर कही है और अपने साथ बदसलूकी का आरोप लगाया है, इसके बाद तेज प्रताप आग बबूला है और लालू यादव से भी उन्होंने अपील की है और कहा है कि वो अगर इशारा कर दें तो जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देगी। तेजस्वी यादव, जिनके बेहद करीबी हैं संजय यादव और रमीज, और इसी उनके दोनों के नाम पहले रोहिणी आचार्य ने कल शाम को पोस्ट में लिखे और लिखा कि वे परिवार और साथ साथ राजनीति से दूरी बना रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संजय और रमीज ने उन्हें यह ऐसा करने के लिए कहा था और सारा दोष वो खुद ले रही हैं। इसके बाद शाम को उन्होंने बयान दिया जिसमें उन्होंने चप्पल उठाने वाली बात कही और इसके बाद से अब सियासी तापमान काफी बढ़ा हुआ है। लालू परिवार में फैली
इस कलह की अब गूंज सुनाई पड़ रही है। अभी तक लालू परिवार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है तेज प्रताप यादव ने, लेकिन सीधे सीधे निशाने पर लिया है तेजस्वी यादव के करीबियों को। तेजस्वी यादव जो कि फिलहाल इस पूरे मामले पर खामोश हैं, लालू परिवार में कलह पर जेडीयू ने सवाल उठाए हैं। रोहिणी बेटी है, उनका सम्मान होना चाहिए। हरियाणा वाले का लोकेशन कहां है, नीरज कुमार ने सवाल उठाया है। रोहिणी पर लालू यादव और राबड़ी चुप क्यों हैं, यह भी जेडीयू ने सवाल उठाए हैं। बिहार की बेटी की आंख से आंसू गिरना ठीक नहीं है, जेडीयू ने हमला बोला है आरजेडी पर और खासतौर पर तेजस्वी यादव के करीबियों पर भी। और पूछा है हरियाणा वाले का लोकेशन कहां है। संजय यादव जो कि हरियाणा के हैं और तेजस्वी यादव के पुराने साथी हैं, रोहिणी पर लालू और राबड़ी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं जेडीयू ने। लालू परिवार में कलह को लेकर के जेडीयू की ओर से रिएक्शन आया है। रोहिणी बेटी हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। हरियाणा वाले का लोकेशन कहां है, बेटी की आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए। लालू और राबड़ी चुप क्यों हैं, इस मामले में नीरज कुमार ने ये सवाल खड़े किए हैं। जेडीयू की ओर से यह सवाल उठाया गया है। तो लालू परिवार में मची कलह को लेकर के विपक्षी पार्टियां अब निशाना साध रही हैं, साथ ही साथ ये पूछ रही हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर लालू यादव ने और राबड़ी देवी ने चुप्पी क्यों साधी हुई है। तो अगर बात की जाए रोहिणी आचार्य की, तो रोहिणी आचार्य तब ज्यादा सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने लालू यादव को किडनी देने का फैसला किया था। लालू यादव को किडनी फेलियर की समस्या थी और इस वजह से रोहिणी आचार्य ने उन्हें अपनी एक किडनी दी थी। 1 जून 1979 को पटना में उनका जन्म हुआ है। लालू राबड़ी की दूसरी सबसे बड़ी बेटी है और ऐसे में निश्चित तौर पर उनके साथ हुई बदसलूकी की बात, जो आरोप उन्होंने लगाया है, इस पर बिहार का सियासी पारा हाई है। इस बड़ी खबर पर हर अपडेट आपको देते रहेंगे, आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।